नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के अनुच्छेद 1 से लेकर 19 तक जो प्रावधान हैं उस पर चर्चा की थी। मैंने जैसे पहले बताया कि मूल अधिकारों पर 3 से 4 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले भाग में हमने 1 से 19 तक चर्चा किया। अब हम 19 के आगे अनुच्छेद 20 पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया भाग 1 जो इसका है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही अनुच्छेद 20 में आएंगे हम। तो अब हम अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक उल्लेख किया गया है राइट टू फ्रीडम में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का से अगर हम कहें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए कन्विक्ट किया जाना है, कन्विक्शन किया जाना है, तो उसको कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं भारत के संविधान द्वारा। हमारे इस लोकतंत्र की यही खूबी है, हमारे संविधान की यही खूबी है कि किसी व्यक्ति को अगर आप अपराधी घोषित करते हैं तो उसको कुछ संरक्षण दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। उससे वंचित किए बिना उसको अपराधी नहीं बनाया जाएगा। नंबर 1 संरक्षण ये है, आप लोग कहीं न कहीं इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि आप जो मैं बोलूं, जो मैं आपके सामने वार्ता कर रहा हूं जिन विषयों पर, उसको अगर आप बार बार सुनेंगे और कहीं आप उसको नोट बना लेंगे तो आपके लिए भविष्य में बहुत आसान रहेगा किसी परीक्षा को सफल होना। नंबर 1 तो ये है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की ध्यान रहे। जब हम किसी को अपराधी घोषित करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जिस कानून का उसने उल्लंघन किया है वो कानून अपराध करने से पहले लागू था अथवा नहीं। अगर अपराध करने से पहले से लागू है तो उसी दशा में हम उस कानून के उल्लंघन करने पर उसको हम दोषी ठहराएंगे। इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। दूसरा है, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि अपराध करने के बाद उसके लिए एक नया कानून पास कराकर संसद या विधानसभा से हम उसको अपराधी घोषित कर दें। अपराधी को हम किसी व्यक्ति को अपराधी तभी मानेंगे जब वो किसी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाए, वो कानून अपराध करने के पहले से ही लागू हो, प्रवर्तन में हो। दूसरा, दोहरे दंड का संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। एक व्यक्ति को एक प्रकार के अपराध के लिए एक ही बार दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बार कन्विक्शन होने के बाद किसी अपराध, किसी विषय का, किसी भी चीज़ का अपराध करने के बाद उसको सज़ा हो गई और वो जेल चला गया। उसके बाद उस छूटने के बाद अगर वो दोबारा उसी प्रकार का अपराध पुनः कर देता है तो पुनः जेल जाएगा। लेकिन 4 बार एक ही समय पर अपराध करने के बाद चारों अपराध के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही प्रकार के दंड के लिए केवल एक ही बार ही उसको दंडित किया जाएगा। इसके तीसरा संरक्षण उसको दिया जाता है आत्म अभियोग से संरक्षण। कहने का आशय है कि हम जिस पर अभियोग चला रहे हैं, जिसको हमने कन्विक्ट कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर अभियोग लगाते समय उससे स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यानी कि हम उसी से नहीं कहेंगे कि अपने अगेंस्ट हमको साक्ष्य दीजिए और अपने आप को दोषी ठहराइए। किसी भी व्यक्ति जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए हमको गवाह लाने पड़ते हैं या हमें से साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, जिससे वो स्वयं सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। उस व्यक्ति के कथन से, उस व्यक्ति के बयान से उसको दोषी नहीं मान लिया जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में ये संरक्षण है, वो 3 संरक्षण में बताए। नंबर 1, कोई व्यक्ति किसी लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित अपराध के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा।
यानी कि लागू विधि के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि कोई विधि बाद में बनाई जाए, वो पहले से ही वो विधि व्याप्त रहे और उसके अगेंस्ट जाके उसने कोई अपराध किया हो। दूसरा, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक नहीं दंडित किया जाएगा, अभियोजित किया जाएगा। अगर एक समय में उसने एक ही प्रकार के 4 अपराध किए हैं तो एक साथ चारों अपराध के लिए ट्रायल होगा और एक साथ उसकी सजा सुनाई जाएगी। नंबर 3, किसी व्यक्ति को जिस पर कोई अभियोग लगाया गया है उससे स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपेक्षा आप नहीं करेंगे, स्वयं साक्ष्य जुटाएंगे और उसको सिद्ध करेंगे कि वो अपराधी है। अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ध्यान रहे अनुच्छेद 21 को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा। इससे संबंधित बहुत से केस लॉज हैं और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सी सामान्य चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि आर्टिकल 21 में बहुत सी चीज़ें आती हैं। चूँकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की मैं तैयारी करा रहा हूँ, पीसीएस मेंस के, यूपीएससी मेंस या असिस्टेंट रजिस्ट्रार मेंस, इसके लिए है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी की जा रही होती तो इस पर और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा होता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक अनुच्छेद है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं आगे मैं चर्चा करूंगा। पहले तो मैं इसकी व्याख्या कर दूं। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का आशय क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चूँकि कुछ बच्चे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के भी होते हैं, इसलिए मैंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी उल्लेख कर दिया है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से, पर्सनल फ्रीडम से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी व्यक्ति का प्राण लेना है, उसको जेल में डालना है, उसके जीवन को कोई खतरा पैदा होता है, तो उसको स्वतंत्रता दिया गया है। हर व्यक्ति को जीने का आधार दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो कहा गया है कि यदि अगर व्यक्ति की स्वाधीनता को आपको उसको वंचित करना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून बनाया गया है, जो एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिकों एवं विदेशी गैर नागरिकों सबको है। कहने का आशय, यदि कोई व्यक्ति बाहर का भी है कि कोई विदेश का व्यक्ति भी है, यहाँ पर रह रहा है, तो उसको भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। उसको भी इस स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब विधि द्वारा प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया हो। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह संरक्षण, एक बात और मैं आपको बता दूं, गोपालन केस में केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण था, लेकिन मेनका केस 1978 में मेनका केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि यह संरक्षण पब्लिक को, लोगों को, जनता को कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। कार्यपालिका भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन हो। अब विधायिका भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अगेंस्ट हो। यानी कि विधायिका कोई ऐसा अपने किसी सदस्य के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता है जो विधि के विरुद्ध होगा और उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। ये मेनका केस में स्पष्ट किया गया है। और ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसके बारे में भी कहा गया है कि जो मैंने कहा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, साफ सुथरी, न्यायपूर्ण और युक्त।
ये तीन चीजें अनिवार्य, फेयर, जस्ट, रीजनेबल। अगर इसका नहीं पालन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पुनः जग जाएगी और उसको किसी भी प्रकरण को, किसी भी मामले को वो रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अब आता है अनुच्छेद 21 में किन किन चीजों को अधिकार के रूप में शामिल किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। नंबर 1, अच्छा पर्यावरण, प्रदूषण रहित पानी एवं साफ सुथरा व्यवस्था का अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू गुड इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसके अलावा मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, जीविका का अधिकार, राइट टू लिवलीहुड, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्री एजुकेशन, निःशुल्क विधिक सहायता, राइट टू फ्री लीगल एड, हथकड़ी के विरुद्ध संरक्षण, हथकड़ी नहीं समानता लगाया जा सकता, जघन्य से जघन्य मामलों में ही हथकड़ी लगाया जाएगा, अन्यथा यदि किसी के हथकड़ी लगाई गई तो वो व्यक्ति मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय की शरण कोई व्यक्ति ले सकता है, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। सूचना का अधिकार, राइट टू आरटीआई, कभी भी प्रश्न पत्र किसी भी एग्जाम में आ जाए कि राइट टू आरटीआई किसके अंतर्गत आता है, भारत के संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो आप आर्टिकल 21 बताएंगे। सोने का अधिकार, सोने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू स्लीप। और ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। आपने कभी सुना होगा अजान के में जब जोर से लाउड स्पीकर बहुत तेज ध्वनि में बजता है तो बहुत से लोग कोर्ट में जाकर इस बात पर के आधार पर रिट दायर कर दिया था कि इससे हमारे नींद पे बाधा पहुंचती है, इतनी तेज आवाज़ आती है और इससे हम अच्छी तरह से सो नहीं पाते। तो ये कहा गया है सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो महत्वपूर्ण अधिकार जो आर्टिकल 21 में रखे गए हैं, इसको हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में रखा है, तो इसलिए मैंने आपके कुछ अधिकारों की चर्चा किया। इसको आप सुनिएगा दोबारा और नोट करिएगा। अब आती है बात आर्टिकल 21A। अब आप देख के लग रहा होगा 21 के बाद ए लगा दिया गया है। इसका आशय है कि ये हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। तो आपको बता दें शिक्षा का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार है। पहले ये आर्टिकल 21 में 93 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार राज्य का है। लेकिन आर्टिकल 21 को इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने 93 में अपने एक जजमेंट में कहा था तो इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे विधायिका ने, पार्लियामेंट ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया। इसमें अंकित किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा 86 अमेंडमेंट 2002 में है। और बता दें इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने नीति बनाई थी आरटीई की, हम इसको शॉर्ट में राइट टू एजुकेशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। तो 21A में शिक्षा का अधिकार है जो कि मूल अधिकार है। आपको आगे हम मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम बता दें कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में पहले से ही उल्लिखित है नीति निर्देशक तत्वों में, और 51A में जोड़ दिया गया है जिसमें कि नागरिकों से अपेक्षा की गई, क्योंकि आपको पता है मूल कर्तव्य नागरिकों से के कर्तव्य हैं, तो उसमें नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वो अपने वो बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं उनको वो एलिमेंट्री शिक्षा प्रदान करें। तो 21A शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 की चर्चा करते हैं अब। स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 19 से 22 तक में
उल्लिखित है तो अनुच्छेद 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को हम अरेस्ट करते हैं और डिटेन करते हैं, निरोधक अधिनियम होता है, डिटेंशन एक्ट बनाया गया था, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं या किसी को हम डिटेन कर लेते हैं, डिटेन का मतलब नज़रबंद करना, अगर हिंदी में कहें, बंदीकरण एवं नज़रबंद के विरुद्ध संरक्षण, तो आर्टिकल 22 हम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाते हैं, उसको डिटेन करते हैं, तो उस व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं कुछ, उस अधिकार को वो प्रयोग करेगा और उसको प्रयोग करने में सरकार, राज्य प्रशासन सहयोग करेगा। किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वो 4 अधिकार हैं, आप कहीं नोट करिएगा। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र से शीघ्र उसको बताए जाने का अधिकार, उसको ये सूचना पाने का अधिकार है कि आपने हमको किन कारणों से गिरफ्तार किया है। अपने रुचि के, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार कि मुझे आपने अरेस्ट तो कर लिया है, डिटेन कर लिया है, मुझको वकील से, मेरे वकील से बात करने का मौका दीजिए। तीसरा, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। अगर उस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आने जाने के जो समय होता है वो 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा अधिकार, 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे नहीं रोका जा सकता। अगर उसको रोका गया तो गिरफ्तारी असंवैधानिक मानी जा सकती है। ध्यान रहे, लेकिन ये अधिकार जो हैं, बंदीकरण निरोध के विरुद्ध अधिकार, ये चारों अधिकार किसी विदेशी शत्रु को नहीं मिलेगा। उसको हम डिटेन करेंगे, बंदी बनाएंगे तो ये चारों अधिकार नहीं देंगे, ना तो उसको हम कारण बताएंगे, ना उसको वकील से परामर्श का मौका देंगे, और ना ही उसको 24 घंटे के अंदर हम जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करें ये, और ना ही 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रोके। अगर रोकेंगे तो ऐसा भी नहीं कि वह असंवैधानिक होगा। तो किसी विदेशी शत्रु को यह अधिकार प्राप्त नहीं है और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को रोका गया है तो वो व्यक्ति को ये चारों चीज़ें जानकारी का अधिकार नहीं है, इसीलिए कहते हैं डिटेन कर लिया गया है। प्रिवेंशन डिटेंशन जो आपके पूर्व में टाडा हो गया, मीशा हो गए, जो पुराने जो आतंकवादियों के खिलाफ और इंटरनल सिक्योरिटी को जो व्यवधान पैदा करने वाले कल्प्रिट होते हैं, उन पर हम जब डिटेन करते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लगा देते हैं, तब ये चारों अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। फिर भी अनुच्छेद 22 में के सब सेक्शन 4 से 7 में डिटेन किए जाने वाले व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दिया गया है, क्योंकि डिटेन हम इसलिए करते हैं, ये उम्मीद होती है कि अगर इनको हम शीघ्र छोड़ देंगे और पूरी जानकारी लिए बिना छोड़ देंगे तो हो सकता है ये कोई बड़ा अपराध कर दें, इसलिए डिटेन किया जाता है। कम से कम 2 माह के लिए डिटेन किया जाता है और 2 माह के पश्चात एक बोर्ड होता है, बोर्ड के समक्ष उसको प्रस्तुत करके ये देखा जाता है कि इसकी डिटेन की अवधि बढ़ाई जाए या इसको कस्टडी में रखा जाए। नंबर 1, उसको सलाहकार बोर्ड द्वारा उसका पुनरावलोकन करेंगे कि इसका हमें डिटेन रखना है कि नहीं रखना है, ये उसको अधिकार मिला है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का उसको अधिकार देंगे हम, कि अब आप चाहें तो अपने गिरफ्तारी के लिए रिप्रेजेंट कर दें। सलाह बोर्ड की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा, मोनोपोली नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। एक सलाहकार बोर्ड जो कि जुडिशरी के भी लोग उसमें होते हैं, जजेस भी होते हैं, उनके सलाह, उनके परामर्श के द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा डिटेन के संबंध में। तो अनुच्छेद 22 के बारे में ये डिस्कशन हो गया। स्वतंत्रता के अधिकार इससे इस प्रकार से समाप्त हुए। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम का निषेध, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये अधिनियम लगाने के पश्चात किसी भी प्रकार के मनुष्य के शोषण को वर्जित करता है और ख़ास तौर से मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करने से नारी के क्रय विक्रय और बेगारी भी इसमें शामिल है। 23(2) लेकिन अपवाद है। 23(2) में इसका अपवाद है कि मनुष्य के दुर्व्यापार बलात् श्रम का निषेध है। अपवाद यह है कि ध्यान रहे, राज्य लोक प्रयोजनों के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए इस अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, उसको आप बलात् श्रम नहीं करेंगे कि आप जबरदस्ती बुलाकर आप हमसे करा रहे हैं। अगर वो पब्लिक वर्क है, सार्वजनिक कार्य है और ऐसा लगता है कि एक प्रकार का लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये काम कराया जरूरी है, तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत बलात् श्रम के उसमें नहीं आएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि इसको काम करना जनहित में है। ध्यान दें, आर्टिकल जो 23 है वो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों यानी कि विदेश के जो व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ सिटीजन नहीं उनको प्राप्त है। अनुच्छेद 23 बेगार ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के बलपूर्वक लिए जाने वाले कार्यों को भी वर्जित करता है। बलपूर्वक कार्यों को लिया जाने का मतलब आशय यहाँ पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी काम का 100 रुपये मिलना चाहिए और आप उसे 25 रुपये देते हैं और जिसके उससे काम कराते हैं, तो इसको माना जाएगा ये बलात् श्रम है। तो बलपूर्वक कहा जाएगा अगर किसी चीज़ को, किसी कार्य के बदले उसको वास्तविक भुगतान न किया जाए, क्योंकि इससे मानव की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को आघात पहुंचता है जब आप उसके वैल्यू नहीं करते हैं। इसी कारण और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था और दूसरा एक्ट बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 में क्या बनाया गया था, जिसके कारण बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था। एक हम केस लॉ के बारे में बात कर ले। दीनानाथ बनाम भारत संघ का केस लॉ है 1983 का। उसमें यह निर्णित किया गया था कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना अगर किसी से, यहाँ पर यह था कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम लिया जा रहा था जेल में, तब ये माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद गया, तब उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम लेना बलात् श्रम है। इसीलिए आपने देखा होगा कैदी जब काम करते हैं जेल के अंदर तो उसका उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है। तो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है बालकों को संकटपूर्ण रोजगार में लगाने पर प्रतिषेध, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो ये संकटपूर्ण रोजगार मतलब कि ऐसी फैक्ट्रियां जिसमें मशीनें चल रही हैं और उसको शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है, तो कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में, हैजार्डस वर्क, माइंस में और किसी फैक्ट्रीज में काम में लगाने का निषेध है। तो आपको आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 मौलिक अधिकार, 6 में से 3 मौलिक अधिकार पर विस्तृत चर्चा की अपने 2 वीडियो में। आगे के 3 मौलिक अधिकार और बचते हैं, 2 इसके बाद तीसरा और चौथे वीडियो में मौलिक अधिकार पूर्ण हो पाएगा। तो मेरे अनुमान से आप लोग अच्छी तरह से अनुच्छेद 1 से लेकर 24 तक मौलिक अधिकार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लगातार मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को और ऐसे अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को जो निर्धन हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते, उनको आप सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए और ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो कि हर सब्जेक्ट पर जो कि कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, एकेडमिक सब्जेक्ट है, उसमें आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।